के चलता है हमारे। किसी दिन हम लोग हिस्ट्री पढ़ाते हैं और किसी दिन हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमी का जो इंपॉर्टेंट बात है वो करते हैं, क्योंकि वो 3 दिन हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और कभी कभी हमारा मन करेगा तो ये भी पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखो, एमपी का जीडीपी में 9वां नंबर है आज की डेट में। कौन सा नंबर है? 9वां। तो अभी हमारी जो जीडीपी का साइज है, नीचे लिखो स्टार बना के, 23-24 में 13.53 लाख करोड़ का हमारा करेंट प्राइस है। मतलब हमारा जो पिछले साल 23-24 में जीडीपी का साइज था और 24-25 में जीडीपी का साइज है, तो लगभग मान के चलिए आप, ये लगातार बढ़ रहा है। ये लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ रहा है? ये था 13.53 लाख करोड़। अब 13.53 लाख करोड़ से बढ़कर ये कितना हो गया? 15.03 लाख करोड़। जबकि जीडीपी में पहले नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। उनका कितना होगा सोच लो आप। दूसरे पे कौन है? तमिलनाडु। तीसरे पे कौन है? यूपी। आपका हमारा मध्य प्रदेश का नंबर कौन है? 9th है। 2013 में हम पहले थे, बिहार सेकेंड था। तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमिकल ग्रोथ आप देख लो। अब जो हमारी ग्रास, स्टेट की ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, स्टेट की ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो स्टेट वाइज ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, पिछली बार जो थी इसकी ग्रोथ थी 2023-24 में ये थी 9.37 की ग्रोथ, और इस बार 2024-25 में हमारी ग्रोथ कंपैरेटिवली बढ़ी है, नो डाउट। लेकिन लगातार अगर देखें तो इसका परसेंटेज हमारा जो है वो आमतौर पर जो भी होता है, लेकिन वर्तमान में जो है लगभग 11.02 है। तो हमारा जो आप कह सकते हैं स्टेट का ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 11.5% बढ़ा है। तो करेंट प्राइस में हमारा कंस्टेंट नहीं, हमारा करेंट प्राइस में चीजें बढ़ी हैं और हमारे यहाँ ग्रोथ देखो। इसलिए हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है पिछली बार थी 38,000 11-12 में, और वो बढ़कर अब हो गई हमारे यहाँ 1,52। मतलब हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? हमारी पर कैपिटल इनकम 2011-12 में कितनी थी और अभी 2024-25 में कितनी है? तो ये 38,000 से बढ़कर लगभग 1,52,000 हो गई। हालांकि अभी भी हमारी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा कम है, ये भी क्वेश्चन पिछली बार था। तो एट प्रेजेंट हमारा जो हैज इंक्रीज 1,52,615 के आसपास है। पिछली बार था 38,497, लेकिन भविष्य में और बढ़ेगी। ये करीब आप मान के चलिए और बढ़ेगी, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय आज की डेट में देखें तो 2,12,000 है। भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ये क्वेश्चन था पिछली बार कि भारत की प्रति व्यक्ति आय और इंडिया की प्रति व्यक्ति आय, क्वेश्चन डाल देना। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,12,000 है और मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है बच्चे? 1,52,615। मैं ऐसे समझा रहा हूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा भी थोड़ा जब मेरे को लगेगा यार मैं आज मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है मैं होलकर तक आया हूं, मैं कंटिन्यू करूंगा तो मैं फिर उस दिन इकोनॉमी पढ़ा दूंगा। तो मेरे बीच में लेक्चर चलते रहेंगे तो सारे टॉपिक कवर होंगे। ज्योग्राफी एमपी का चल ही रहा है। तो लगभग प्रति व्यक्ति आय भारत से हमारी ज्यादा है। वर्तमान कीमतों पे देखें और पिछले साल की तुलना में भी बढ़ी है। अगर हम मध्य प्रदेश की पिछले साल की प्रति व्यक्ति आय को देखें तो 1,39,713 थी। कितनी थी? 1,39,713 थी, जो बढ़कर 1,52,000 कितनी हो गई? 615 हो गई। तो लगातार हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, नो डाउट। अब अगर हम मध्य प्रदेश के उस क्वेश्चन को देखें जो परीक्षा में आया था, तो वो क्वेश्चन मेरे पास है। क्या मैं अटेम्प्ट करूं क्वेश्चन को? क्या मैं अटेम्प्ट करूं? फिर मैं वापस नोट्स पे चले जाऊंगा। यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर है? अगर यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर है, देखो एक इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट अगर बनेगा तो पढ़ो, इंटरेस्ट नहीं है तो मत पढ़ो, बेकार है पढ़ना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये पूछता है कि भाई 11-12 में हमारी प्रति व्यक्ति आय 22-23 की तुलना में क्या थी? तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, तो गलत है, क्योंकि 1,52 और 2,12,000 में अंतर होता है। प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है, ये वाली बात सही है कि भाई एमपी की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा किसकी है? इंडिया की है। मतलब प्रति व्यक्ति की आय बराबर है, ये तो टोटल गलत है और ये भी गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? होना चाहिए। वर्तमान में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 23-24 में कितना बढ़ी है? दुगनी बढ़ी है। देखो 38,000 से कितनी थी एग्जैक्टली? 38,000 कितनी थी? डाटा देखो ना आप, 38,000 कितनी थी? डाटा देखो, 38,497 थी। अब 38,497 से हो गई 1,52,615। तो 3 गुना देख लो, 38 38 38 8 24 की 4 हासिल कर दो, 9 और 3 11।
4 गुना देख लो आप, 38 38 38 38, तो 32 की 2 हासिल का 3, ये हो गया 15, तो मेरे हिसाब से 4 गुना हो गई। कितने हो गई? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए आप, बात समझ रहे हैं? मतलब ये आया है, ये संभावना है, क्या बोलते? तरीका ठीक है, स्मार्ट वे है पढ़ने का, अपना लीजिए। स्मार्ट वे है, हमेशा पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, बर्थडे मन रहा है, मनने दो। आज बर्थडे मन रहा है, कल कुछ और मनेगा, चलने दो। तो यहां हमारी बिटिया भी क्लास जाती है, तो हम ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कंसेप्ट समझ में आया हमारा इकोनॉमी की क्लास में? चल अब एक चीज हम देखते हैं। अगर हम देखें किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए 4 चीजें जरूरी है: भूमि, श्रम, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। अगर प्रोडक्शन करना है तो क्या चीजें चाहिए? अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो क्या चीजें चाहिए? प्रोडक्शन करना है आपको तो 4 चीजें चाहिए। पहला लिखो, जमीन चाहिए उत्पादन करने के लिए, दूसरा श्रम चाहिए उत्पादन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए श्रम चाहिए, और तीसरा चाहिए आपको कैपिटल या पूंजी, और चौथी सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट चाहिए, और वो चीज चाहिए आपको टेक्नोलॉजी। वो चीज क्या चाहिए आपको? टेक्नोलॉजी। और आप यहाँ देखेंगे, स्टार बना के देखेंगे, प्रॉपर तरीके से देखेंगे। देखिए आप, 139 152, मतलब ये 39 पिछले साल थी 22-23 में, और इस बार बढ़ के 51 हो गए। और ओवरऑल अगर देखें अपन तो 38,000 से बढ़कर 51 हुई, मतलब 4 गुना हुई। बुलाया ना, 4 गुना हुई कि नहीं हुई? तो ये आपको यहाँ पे मिटा देते हैं, ताकि फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अब बात को समझिए, मध्य प्रदेश के वे को समझिए, एक एक बात को समझिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। गोला दिखा आपको। अब मध्य प्रदेश में या तो लोग कृषि कर रहे, या तो उद्योग कर रहे, या तो सेवा कर रहे कि नहीं कर रहे? तो सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में है, 44.36 लोग। कितने लोग? 44.36 लोग हमारे यहाँ कृषि कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं आज भी। मतलब मध्य प्रदेश में प्राइमरी क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में, प्राइमरी क्षेत्र में आज भी एग्रीकल्चर क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग हैं, 44.36। और शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर अगर देखें तो उद्योग का सेक्टर आज भी हमारा बहुत कम है, 19% के आसपास हमारे यहाँ लोग उद्योग वाले हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। उद्योग की स्थिति तो मंद है हमारे यहाँ। और तीसरे नंबर पर हमारा सर्विस सेक्टर है, लगभग 36.67% के आसपास सर्विस सेक्टर का जो शेयरिंग हमारे यहाँ है सोसाइटी में, मतलब तृतीय क्षेत्र। तो ओवरऑल देखें तो कृषि हमारे यहाँ नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश में, नंबर 2 पे हमारा सेवा है, और नंबर 3 पे हमारे यहाँ क्या है? उद्योग। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा ध्यान इस समय उद्योग पे दे रहे हैं। तो ये 2025-26 की वर्तमान स्थिति है, 2025-26 की वर्तमान स्थिति कि हमारे कृषि, भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में पढ़ा रहा हूँ। तो जो हमारा जीएसजीवी है उसमें परसेंटेज मैंने बताया, प्राइमरी सेक्टर का 44 है, सेकेंडरी सेक्टर हमारे यहाँ 19 है, और जो थर्ड सेक्टर है हमारा सर्विस सेक्टर है 36 समथिंग है। अब उसके भी पीछे की थोड़ी सी कहानी है, उस कहानी को थोड़ा सा समझ लोगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि बेसिक प्रॉब्लम हो कहाँ रहा है, प्राइमरी सेक्टर क्यों ग्रोथ कर रहा है हमारा, या क्या स्थिति है एग्रीकल्चर की। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? फसलें आती हैं। फसलों की ग्रोथ देखेंगे आप तो पिछली बार 31 थी, इस बार बढ़ के 30 हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं, मतलब 10% बढ़ा। पशुपालन पिछली बार 7 था, इस बार थोड़ा सा बढ़ा। वानिकी थोड़ा 2 था, इस बार 2.19 हो गया। मत्स्य पिछली बार 2.52 था, इस बार 0.57 हो गया। और लगभग माइनिंग 3.25 था, माइनिंग भी लगभग 3.25 रहा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ होने के पीछे कारण है कि इसके जितने भी सेक्टर हैं उनकी ग्रोथ भी हुई और थोड़ा बहुत बढ़ा भी। जैसे आप लिख लो, फसल हमारे यहाँ करीब आज की डेट में फसल सेक्टर जो है, अकेले फसल सेक्टर से, क्रॉप से 30% के आसपास हमको पुटअप मिला है एग्रीकल्चर सेक्टर। हालांकि कंपेरेटिवली पिछली बार 31 था, इस बार 30 हुआ है, थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन 30-31 नॉर्मल रेंज है। एनिमल हस्बेंड्री करीब हमारे यहाँ रहा है, पशुपालन 7.25, 44 में अगर देखें तो 7.25 के आसपास रहा है। एनिमल हस्बेंड्री आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा।
पशु जनगणना में पशु भी तीसरे नंबर पे आके गए। फॉरेस्ट्री करीब हमारे 2.19 के आसपास है। वानिकी वाला जो सेक्टर है हमारे यहाँ, टोटल जोड़ोगे तो 44 आ जाएगा। चौथे नंबर पे हमारा फिशरीज है या वाटर में एग्रीकल्चर है। फिशरीज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, 0.57 के आसपास है। मत्स्य जिसको बोलते हैं, झींगा वगैरह सिर्फ बालाघाट में होता है हमारे यहाँ। और पांचवें नंबर पे जो है माइनिंग, जो है माइनिंग हमारा 3.25 जम के हो रहा है हमारे यहाँ। तो ओवरऑल माइनिंग भी स्टेबल है। तो अगर हम ओवरऑल चीजों को देखने का प्रयास करेंगे तो आपको फसल मिलेगा 30% सबसे ज्यादा, पशुपालन मिलेगा सेकंड पे 37, ये 2 हो गया 39, ये हो गया 40 और लगभग हो गया 43.5 और ये छोटा मोटा जो बच गया 2.5। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर हमारे नंबर 1 पे है। बोलिए सर नो, अरे सर नो भाई, बात को समझिए ना मेरा। हम सोमवार मंगलवार बुधवार एमपी इकोनॉमी पढ़ लेते हैं, गुरुवार शुक्रवार शनिवार एमपी हिस्ट्री पढ़ लेंगे, तो एमपी हमारे दोनों चीजें चलेंगी। फिर नेक्स्ट सेशन में हम एमपी ज्योग्राफी और एमपी पॉलिटी कर लेंगे ट्राइबल्स के साथ कनेक्टेड करके। तो आप देखिए ना किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट दिख रहा है कि नहीं आपको? अब अगर बात करूं मैं मध्य प्रदेश इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री का कम होने का बहुत रीजन है हमारे यहाँ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रहा। मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ 7% पे रुक गया है। बिजली गैस वाटर सप्लाई हमारा 2 रुक गया है और जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो 9% पर रुक गया है। तो डेवलपमेंट है ही नहीं। अब 19 होने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। एक तो कोरोना काल में क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरिंग था वो 12 से गिर के एकदम से 0.5 हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 0 हो गया। तो आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग हमारा 7.05 के आसपास। जैसे तैसे कोरोना के बाद स्थिति सुधरी है, हालांकि पिछले साल 7.38 था, इस बार 7.05 है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर सप्लाई है, ये 3.1 था, तो ये इस बार लगभग 2.95 हुआ। मतलब ये भी कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग भी कम हुआ है और बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई भी हो। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो जरूर बढ़ा है 9.03। पिछली बार ये 8.3 था, इस बार ये 9 बढ़ा है। तो 7 और 2 9 और 9 18 और लगभग ये दशमलव वाले, तो लगभग होना तो इसको सेकंड चाहिए था, लेकिन ये थर्ड हो गया। देखिए ना, कृषि नंबर 1 पे है और ये उद्योग नंबर 3 पे है। मंद हो रहा है, स्लो हो रहा है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। The secondary sector in Madhya Pradesh, including the manufacturing also and the electricity, gas, water supply and other utility service and construction level. But the basic problem is that the sector of construction is in secondary sector in Indian in Madhya Pradesh economy is only 19.30. Only 19.30, and the basic concept is that the manufacturing level is 7%, and the water supply and electricity and gas is only 2.95, last year से कम है। And the very important third thing is that construction line में ग्रोथ हुई है। पिछली बार 8% था, इस बार बढ़कर के 9% के आसपास ग्रोथ हुआ है। अब तृतीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो तृतीय क्षेत्र में आपको ग्रोथ दिखने को मिल रही है, जो 36 से बढ़कर 36.1 हुई है। और तृतीय क्षेत्र में बहुत सारी चीजें आती है, आपको पता है, वो बताने की मुझे जरूरत नहीं है। होटल इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, आपके वित्त है, बीमा है, ये जितने भी सेक्टर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके सारा का सारा डेवलपमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब मध्य प्रदेश में फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मध्य प्रदेश में जब इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर समस्या आ क्या रही है? उत्पादन हो क्यों नहीं रहा? ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है, ये भी एक बड़ी समस्या का विषय। बात समझ पा रहे हैं मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखिए, यहां से जो 5-6 क्वेश्चन आते हैं वो लोगों के गलत होते हैं, और वो 5 से 6 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए तो आप दूसरे बच्चों से आगे निकल जाओगे। बात समझ आ रहा है? अगर आपको आगे निकलना है तो आपको विशेष तौर पर इन तमाम महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है क्या? अब मैं यहां पर जो बात करने जा रहा हूं उसको समझिए आप। यहां पर पहली बात तो समझ में ये आ गई क्या? अच्छा, मैं डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है क्या? ऐसा लग रहा है क्या? तो पूरी क्लास ऐसी ली जाए क्या कल से? नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? वो लेवल हाई हो जाता है, फिर मेरा पर दिक्कत होने लग जाती क्लास में, है ना? तो ज्यादा पीडीएफ ना दिखा करके ये ठीक है। तो पहले नंबर पे कृषि और दूसरे नंबर पे क्या हो गया? सेवा, और तीसरे नंबर पे क्या हो गया मध्य प्रदेश में? उद्योग हो गया। अब मैं मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पे बात कर रहा हूं, या 2025-26 को लेकर के मैं बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश इकोनॉमी इस सप्ताह में कंप्लीट कर दूंगा और जीएस ज्योग्राफी भी मैक्सिमम कंप्लीट कर दूंगा। स्पीड और करंट अफेयर तो हमारा चल ही रहा है। अब मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाह रहा हूं कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर मैंने बात करी कि भाई हम लोग ये तमाम सेक्टर को लेकर के बात कर रहे हैं, तमाम डेवलपमेंट को लेकर के बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है डोमेस्टिक इकोनॉमिक सर्वे को
हम ओरिजिनली भी खोल लेंगे ताकि मुझे पढ़ाने में आसानी रहे। बर्थडे बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है, मैच्योरिटी लेवल अभी पता चलेगा, सब बर्थडे बनेगा। अब हमारे यहाँ राजकोषीय घाटा कितना हो रहा है, सरकार को ओवरऑल ये सब सरकारी चीजों को मैनेज करने में कितना पैसा लग जा रहा है। अगर हम देखें हमारा राजकोषीय घाटा, मैंने आपको बताया था हमारा जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 में तय किया था, भारत सरकार ने 3 में, जब अपने सरकारी खर्चों को कम करेंगे, तो लगभग आज भी मध्य प्रदेश में 62,554 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा है। कितने करोड़ रुपए का, मतलब हमारा फिजिकल है, मशीनरी को खर्चा करने में इतना है लगातार, मतलब पूरी इकोनॉमी के अंदर अगर देखें तो 4.11% हमारा फिजिकल डेफिसिट है। क्या है हमारा फिजिकल डेफिसिट, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की इतनी लॉस में है क्योंकि लोक लुभावन योजनाएं भी चल रही है, जबकि लोगों को तनख्वाह देने में, फंड्स देने में, जीपीएफ देने में या दुनिया के जो सरकारी अधिकारियों को अनुकंपा देने में जो प्राइमरी घाटा है वो 35,164 करोड़ का है। मतलब इतनी तो लोगों को पेंशन देनी पड़ी जिनने 40 साल की नौकरी करी, उनको प्राथमिक घाटा मध्य प्रदेश सरकार का इतना है, प्राइमरी घाटा जो प्राइमरी, और जो हमारे यहाँ राजस्व घाटा है वो इस बार थोड़ा सा अधिशेष में। हमको रेवेन्यू कितना मिल रहा है, हमको टोटल रेवेन्यू कितना मिल रहा है, हमारी प्राप्ति कितनी है, 2,63,000 है, 2,63,000 हमारा रेवेन्यू है, हमारी आय है, एग्जैक्टली डाटा है 2,63,344। और हमारे खर्चे कितने हैं, हमारे खर्चे 2,61,644। तो आप देखो हमारी आय और व्यय में अंतर दिख रहा है आपको, बोलिए सर नो। हमारी आमदनी है 2,63, हमारा खर्चा है 2,61। सरप्लस बजट बनाया हमने 1,700 करोड़ का, सरप्लस बनाया हमने 1,700 करोड़, इतना पैसा आ तो पूरे मध्य प्रदेश को चलाने के लिए 2,63,000 चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, और पूरे मध्य प्रदेश को चलाने के लिए 2,61,000 का खर्चा लग रहा है। मतलब आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 2,63,000 और खर्चा लग रहा है 2,61, और कोई दुनिया भर की परेशानी आएगी 2 लाख। अब इतना बड़ा प्रदेश चलाएंगे समस्या रहेगी। एक मामूली आदमी घर चलाता तो परेशानी रहती है, राज्य का घर का बजट बिगड़ता है तो राज्य का बजट बिगड़ता है। कई योजना है, लाडली बहनाओं को भी देखना है, 1,23,00,000 बढ़ रही है और कुछ निकाल भी रहे लोग बाहर, 1,000 से 1,250 हो, 1,250 से 1,500 हो गया। न्यू लिबरलिज्म के चल रहे, कई योजनाएं चल रही, छात्रवृत्ति योजनाएं चल रही, ये चल रहा वो चल रहा। अब स्टेट जीएसटी अगर देखें मध्य प्रदेश के अंदर जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद, तो पिछले साल 40,000 करोड़ रुपए हमारा स्टेट जीएसटी से आया है। स्टेट जीएसटी से हमारा कितना करोड़ रुपए आया है, स्टेट जीएसटी से हमारा 40,000 करोड़ रुपए आया है लगभग। अभी जो बोल रहे हैं कि 2,63 कहां से आया, तो 2,63 में स्टेट जीएसटी आया, स्टेट जीएसटी आया। स्टेट जीएसटी लस्सी पी क्या होटल में, सेंट्रल जीएसटी अलग जुड़ेगा, स्टेट जीएसटी अलग जुड़ेगा। स्टेट जीएसटी से 40,000 करोड़ आया हमको, जबकि कमर्शियल टैक्स हमने जो लगाया, तो वाणिज्यिक टैक्स लगाया मध्य प्रदेश सरकार ने, वो लगभग 21,000 करोड़ का लगाया। 21,000 करोड़ हमारा क्या है, कमर्शियल टैक्स आया, कमर्शियल टैक्स हमारे यहाँ आया, कमर्शियल टैक्स 21,000 करोड़। 40,000 करोड़ जीएसटी आ गया स्टेट गवर्नमेंट का, एमपी का एक नंबर है, 21,000 करोड़ हमारा कमर्शियल आ गया। और एक्साइज ड्यूटी जो शराब से, सिगरेट से, जिनको सरकार चाहकर भी बंद नहीं कर, 16,000 करोड़ हमारा एक्साइज आ गया। अब आप बोलोगे शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, अरे आपको नहीं पीना आप मत पियो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लिखा हुआ है सिगरेट के पीछे, शराब के पीछे लिखा हुआ है। आपके मेरे किसी के नहीं पीने से कुछ नहीं होने वाला है। राज्य सरकार को 16,000 करोड़ मिल रहे हैं, ये तो भाषण दे रहे हैं, लेके देंगे क्या आए, इतना राज्य कैसे चलेगा। सेंट्रल जीएसटी से 40,000 करोड़ आ रहे हैं, स्टेट जीएसटी से, मतलब स्टेट जीएसटी से 40,000 करोड़ आ रहे हैं, और कमर्शियल जो है वो लगभग 21,000 करोड़ आ रहा है। और ये मान के चलिए आप 16,000 चला रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, मेरे घर चला रहे हैं, आप अपने घर चला रहे हैं, 16,000 करोड़ कहां चला रहे हैं आप, एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं शराब के ऊपर। इसके अलावा अब माइनिंग से जो है दुनिया भर की माइनिंग करवा रहे हैं, 11,000 करोड़ रुपए माइनिंग से ले रहे हैं। माइनिंग से आप क्या ले रहे हैं, 11,510 करोड़ रुपए माइनिंग कर रहे हैं। अरे भाई बॉक्साइट का माइनिंग कर रहे हैं आप, तांबे का कर रहे हैं आप, मैंगनीज का कर रहे हैं, ये दुनिया भर का आप नॉन फेरस कर रहे हैं सारा। और जो
फॉरेस्ट है उससे लगभग फॉरेस्ट है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है 1650 करोड़ के आसपास, ये फॉरेस्ट से आ रहा है, बड़ा डिपार्टमेंट है अपने आप में। माइनिंग से आ रहा है 11,000, जो माइनिंग मिनिस्टर बनेगा सोच लो आप, फॉरेस्ट आ रहा 1650 करोड़, और सिंचाई के लिए जो सरकार सुविधा दे रही है उससे 858 करोड़ आ रहे हैं। तो मैंने तो आपको मोटा बता दिया कि सरकार को पैसा मिल कहां से रहा है। अब सरकार का बजट का साइज कैसे बढ़ रहा है, मुझे अच्छे से याद है 2001 में जब तत्कालीन सरकार हुआ करती थी, हालांकि मैं तो 21-22 साल का था, तो उस समय 16,000 करोड़ में पूरा मध्य प्रदेश चल जाया करता था। लेकिन आज पूरे मध्य प्रदेश को चलाने के लिए भविष्य में 326 लाख करोड़ लगेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सामने भी बड़ा प्रश्न है। जब तब के मुख्यमंत्री 2001 के कोई मुख्यमंत्री रहे होंगे तो मध्य प्रदेश की पूरी जनता को 16,000 करोड़ रुपए में सेटिस्फाइड कर देते थे। अपेक्षाएं बढ़ रही है समाज की, लोगों का दर्शन बढ़ रहा है, लोगों की सोच बढ़ रही है। ये ज्योतिबा फुले का समय थोड़ी चल रहा है। ज्योतिबा फुले जब स्कूल खोला करते थे और जब वो पढ़ाने के लिए अपनी पत्नी के साथ जाते थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था मालूम किसी को? सावित्रीबाई फुले। उनकी एक फ्रेंड थी फातिमा शेख। वो स्कूल खोले तो 2 जोड़ी कपड़े लेके जाते थे। बोलो क्यों? जब रास्ते में जाते थे तो लोग मिट्टी फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, परेशान हो जाते थे। तो पढ़ाना भी उस समय कितना कठिन काम था। तब तो बिना पढ़े लिखे लोग थे, और ये बोला जाता था ज्यादा पढ़ेगा वो विधवा हो जाएगा, तो लोग पढ़ते नहीं थे, डराया जाता था उनको पढ़ाई के नाम पे। SC ST को बोला जाता था पानी मत पियो, पानी पियोगे तो जो है पानी खराब हो जाएगा, तो क्लोरीन नहीं डालते थे, बोले गौ मात्रा गोबर डालो, गोमूत्र डालो और पानी साफ हो जाएगा। फिर वो वैज्ञानिक सोच बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश को दी, और वैज्ञानिक सोच दी, इसलिए संविधान बना, और संविधान से न्याय व्यवस्था आई, जो आज कहीं ना कहीं चरमरा रही है, जो कहीं ना कहीं आज खत्म हो रही है। तो आज ये इतना बड़ा बजट का साइज बड़ा है, 16,000 करोड़ से 2,61,000 और भविष्य में 3,26,000 करोड़ लगेंगे। 20 गुना बजट बढ़ गया साहब। 2001 में 16,393 करोड़ में मध्य प्रदेश चलता था, 2022-23 में 2,46,000 में मध्य प्रदेश चलता था, 2025-26 में 3,26,383 करोड़ में मध्य प्रदेश चलेगा। 4 लाख करोड़ का तो अकेले मध्य प्रदेश के ऊपर कर जाओगे। कैसे करोगे, कहां से लाओगे, क्या करोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। तो सरकार के पास प्रॉब्लम तो है, और उसके बाद आपको अगली बार चुनकर भी आना है, और चुनकर अगली बार आना है तो तमाम प्रकार की लोक लुभावनी योजना लानी पड़ेंगी। आपको न्यू लिबरलिज्म की तरफ चलना पड़ेगा, और न्यू लिबरलिज्म की थ्योरी कहती है कि भैया हर हाल में चुनाव जीतना है तो लोकप्रिय घोषणाएं करो। अब लोकप्रिय घोषणाएं नहीं करोगे तो सत्ता में आप भागीदार नहीं बन पाओगे, और सत्ता में भागीदार बनना है तो जनमानस को लेकर चलना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश के बजट को आप समझने का प्रयास करें, और मध्य प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था को हम अगली कक्षा कार्यक्रम के अंदर देखेंगे और बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, मैं महेंद्र बोले, कल पुनः अपने अगले सेशन में करंट अफेयर्स के नए मुद्दों के साथ 23 दिसंबर को, और ये ज्योग्राफी में नए टॉपिक, नदियों के बाद जो भी होगा, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की इकोनॉमी भी देखेंगे। कितने लोगों को मध्य प्रदेश की इकोनॉमी ठीक लगी, समझ में आई क्या? जरूरी है। तो धन्यवाद मित्रों, थैंक यू सो मच। ये तरीका ठीक है क्या? हाँ, क्रांतिकारी तरीका है, बस पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, है ना। बर्थडे खत्म ही नहीं हो रहा है।